सो हेलो गाइज, मैं हूँ जयफल सुआल और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सेकंड चैप्टर है ये बायोलॉजी का, आपकी 12th क्लास एनसीईआरटी बुक का। पहला जो चैप्टर है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, वो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन सीबीएसई ने उसे आपके सिलेबस से हटा दिया है। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आगे के चैप्टर्स में भी आएगी, तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, लगातार साथ के साथ पढ़ते हुए डिस्कस करेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहली बात तो कभी भी कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हुए चाहे वो एनिमल्स हुए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें कुछ चीजें कॉमन दिखाई देती हैं। उन्हीं चीजों को हमने बोल दिया कॉमन इवेंट्स। ठीक है, तो ये कॉमन इवेंट्स होते हैं। तो 3 इवेंट्स होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, हम देखेंगे चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ, वो 3 इवेंट्स जरूर होंगे। तो ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में था, बट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब शुरू होता है तो उसमें भी आपके एनसीईआरटी बुक में स्टार्टिंग में ही दे रखा है। सो चलिए पढ़ते हैं। सो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैंने कहा था कि 3 इवेंट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हर ऑर्गेनिज्म से करता है। तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने से पहले के इवेंट्स, मतलब जाइगोट बनने से पहले के जो इवेंट्स होंगे। तो कौन कौन से इवेंट्स होंगे? तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में भाई सबसे पहला एक जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है गैमेटोजेनेसिस का मतलब। गैमेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अच्छा, एक बात याद रखना, बायोलॉजी में कभी भी पीछे अगर जेनेसिस आ जाए तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी? गैमेट्स की। तो गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो आपको पता ही होगा गैमेट्स 2 टाइप के होंगे यहाँ पे, एक मेल गैमेट्स, एक फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो ह्यूमंस में, एनिमल्स में ये स्पर्म एंड ओव्यूम से जाने जाते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेट ओव्यूम हो गया, मेल गैमेट स्पर्म हो गया। तो गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब सेकंड जो है फर्टिलाइजेशन होने से पहले। अब फर्टिलाइजेशन तब होगा जब गैमेट्स का ट्रांसफर हो जाएगा। तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। अब ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स अलग अलग एनिमल में अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, मतलब प्लांट्स में अलग तरीके से होंगे, एनिमल्स में अलग तरीके से होंगे। एनिमल्स में पॉपुलेशन होता है और भी कई तरीके हैं जिसमें ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, हम इसको इन अगर ह्यूमंस में देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ गैमेट का एक और तरीका होता है, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो हम उसमें आर्टिफिशियली ट्रांसफर कराएंगे, तो वो आगे पढ़ेंगे हम। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन होने से पहले। अब गैमेट्स का ट्रांसफर हो तो गया, तो सेकंड इवेंट जो इंपॉर्टेंट आएगा वो फर्टिलाइजेशन होगा। गैमेट का ट्रांसफर हो तो गया, मान लो ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म पहुंच गया है ओव्यूम के पास। ठीक है, तो ये ओव्यूम को क्या करेगा? फर्टिलाइज कर देगा, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और ये यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो फर्टिलाइजेशन के इस प्रोसेस को सिनगैमी भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आएगा आपकी बुक्स में कई बार। तो फर्टिलाइजेशन के इस इवेंट को या तो फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं या सिनगैमी भी बोलते हैं। तो जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगैमी होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट बनने तक ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का जो रिजल्ट आता है वो आता है जाइगोट। तो यहाँ पे जाइगोट बनने के बाद ये इवेंट भी हो गया खत्म, फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड इवेंट मतलब अब जाइगोट बन चुका है, जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? तो जाइगोट बनने के बाद ऑब्वियसली क्या बनेगा? एम्ब्रियो। तो प्लांट्स में भी एम्ब्रियो बनेगा एंड हम देखेंगे एनिमल्स में भी एम्ब्रियो बनता है। तो इस प्रोसेस को, एम्ब्रियो का बनना, उसका डेवलपमेंट होना, तो कौन कौन से प्रोसेस होंगे? सबसे पहले होगा एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में है। फिर प्लांट्स में होगा तो फ्रूट्स बन जाएंगे। अगर
एनिमल्स में होगा तो फर्दर वो फीटस में डेवलप होगा, फिर उसका बर्थ होगा। तो प्लांट्स में होगा तो सीड्स बन जाएंगे फ्रूट बनने के बाद। तो ये सारे इवेंट्स कौन से हैं? ये सारे इवेंट्स है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो ये इवेंट्स सारे ऑर्गेनिज्म जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं सब में कॉमन होगा। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसको प्लांट्स में डिस्कस करेंगे, प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखोगे आपकी बुक में जो पहला ही टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो उसमें तुम्हें ये 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, नीट में पूछे गए क्वेश्चंस भी हैं यहां से। तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इवेंट कौन सा है? पहला इवेंट है हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस विच लेड टू द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। मतलब सबसे पहले तो हार्मोनल चेंजेस होंगे, फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। अब ये स्ट्रक्चरल चेंजेस होने की वजह से क्या हो जाएगा? फ्लोरल प्राइमोर्डियम बन जाएगा। देखो लीफ प्राइमोर्डियम भी बनता है जहां से नई नई पत्तियां आती हैं, ऐसे ही फ्लोरल प्राइमोर्डियम बनता है। तो यहाँ पे ये देखो, ये जो है ये पूरा का पूरा जो मैंने पिक्चर दिखाई है, ये एक्चुअल में अनार के पौधे से पिक्चर ली हुई है। अनार के पौधे में जब फ्लावर्स आते हैं वहां से। तो यहाँ पे ये जो बन रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे नीचे की तरफ, ये सारा का सारा क्या बन रहा है? दिस इज फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ठीक है, क्या है ये? फ्लोरल प्राइमोर्डियम है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है इनफ्लोरेसेंसेस आर फॉर्म्ड व्हिच बियर द फ्लावर बर्ड्स एंड देन फ्लावर्स। तो इनफ्लोरेसेंसेस क्या होते हैं? देखो ये जो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आप देखोगे डिस्टल पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है? ये फ्लावर्स बन रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंसेस। इसके फ्लावर बर्ड्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखो ये फ्लावर बर्ड्स। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था कि इनफ्लोरेसेंसेस 11th क्लास का टॉपिक था, उसमें हमने ये देखा था कि इनफ्लोरेसेंसेस 2 टाइप का होता है, रेसमोस एंड साइमोस। ठीक है, तो अभी उसके बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, आप 11th क्लास के लेक्चर्स जाके देख सकते हैं, जिसमें इनफ्लोरेसेंसेस 2 टाइप के होते हैं, रेसमोस एंड साइमोस। तो फ्लावर बनने से पहले जो ये फ्लावर्स का गुच्छा बना है, जो यहाँ पे ये फ्लावर बर्ड्स बने हैं, इकट्ठे हुए हैं, इसको बोल रहे हैं इनफ्लोरेसेंसेस। ठीक है, तो ये भी सेकंड इवेंट में काउंट हुआ है। अब थर्ड इवेंट में हम ये देख रहे हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, उसमें क्या होता है कि भाई फ्लावर जो है, जो पौधा बना है वो 2 हिस्सों में डेवलप हो जाएगा। एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोजियम, एंड दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज गाइनोजियम। तो एंड्रोजियम क्या है? एंड्रोजियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये है एंड्रोजियम। तो यहां पे आप देखोगे ये जो एंथर है, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम एंथर में एक्चुअल में क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर हम आगे जाके देखेंगे कि इसी के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड है गाइनोजियम। अब गाइनोजियम क्या है? यहाँ पे ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दिखाई दे रही है नीचे। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा है पिस्टिल। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी पिस्टिल क्या है? ये गाइनोजियम। यहाँ पे देखो ये कई सारे पिस्टिल मिले हुए हैं इस दूसरे वाले फ्लावर में यहाँ पे। तो ये भी क्या है? ये भी गाइनोजियम है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के गाइनोजियम होते हैं, कोई सिंगल पिस्टल गाइनोजियम होगा, कोई मल्टी कार्पलरी होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले एंड्रोशियम के बारे में ध्यान देंगे। अच्छा, ये तीसरा इवेंट था जिसमें एंड्रोशियम बना है, लेकिन आपकी बुक में एक दो चीजें नहीं दे रखी, वो ये है कि सिर्फ एंड्रोशियम बनना है, यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स खत्म नहीं होते। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होते हैं, मैंने क्या कहा था, एंड्रोशियम बन गए तो एंड्रोशियम के अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स बनेंगे तो ये प्रोसेस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस हुआ है? गैमेटोजेनेसिस। अब एंड्रोशियम के अंदर क्या बने हैं? पोलन ग्रेन्स बने हैं। ठीक है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर होंगे मेल गैमेट्स। तो ये प्रोसेस हुआ है गैमेटोजेनेसिस। तो इसका मतलब फ्लावर्स, प्लांट्स में भी क्या होता है? तीसरा पॉइंट, गैमेटोजेनेसिस होगा ही होगा। ठीक है, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट भी होगा। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है
वो उठ के जाएंगे कहाँ तक, या तो मधुमक्खी या और किसी बायोटिक फैक्टर्स की मदद से, या फिर हवा से या पानी से, किसी ना किसी कारण की वजह से यहां से पोलन ग्रेन्स उठ के जाएंगे और वो स्टिग्मा पे जाके रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन, कि भाई पोलन ग्रेन आया एंथर से निकल के वो स्टिग्मा के ऊपर जाके लग गया, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलिनेशन। तो यहीं पे होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ गैमेट का एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स जरूर होगा, तो ये भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में कवर होगा। ठीक है, तो अभी हमने 3 पॉइंट्स तो जो तुम्हारी बुक में दे रखे थे वो, और 2 पॉइंट्स मैंने तुम्हें बता दिए, गैमेटोजेनेसिस और ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स होना जरूरी है। तो गैमेटोजेनेसिस यहाँ पे प्लांट्स में जो होगा वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सा होता है गैमेटोजेनेसिस प्लांट्स में। एक होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, कैसे बनेंगे वो अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और दूसरे जो गैमेट्स होंगे वो, दूसरा जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें बनते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, तो ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ये आपकी बुक में दे रखा है ऐसे का ऐसे ही, तो एज इट इज मैंने लिख दिया। लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंड्रोशियम के बारे में। ठीक है, कि एंड्रोशियम क्या होता है, कैसे बनते हैं पोलन ग्रेन्स इसमें, और माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है, तो इन चीजों के बारे में हम देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टेमन के बाद ऊपर। तो हमने ये देखा था यहाँ पे कि ये भाई क्या है, ये थी पिस्टिल। ठीक है, यहाँ ओवरी, ये स्टाइल, ये स्टिग्मा ऊपर, और ये किसके ऊपर थी, ये फ्लावर के थैलमस के ऊपर थी, तो ये थैलस है फ्लावर का। ठीक है, थैलस, ये हो गई पिस्टिल। तो ये हो गई पिस्टिल। अब हम ये देखेंगे कि यही थैलस और पिस्टिल के बीच से निकलता हुआ क्या होता है, स्टेमन। तो ये जो पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है इसको क्या बोला हमने, स्टेमन। ठीक है, ये क्या है, स्टेमन। अब यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, ये जो लॉन्ग स्टोक दिखाई दे रही है, क्या बोला मैंने, लॉन्ग स्लेंडर स्टोक। ठीक है, स्टोक इस डंडी को बोला है। ठीक है, स्लेंडर मतलब बहुत पतली होती है, लॉन्ग लंबी तो होती ही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, फिलामेंट। और ये ऊपर वाला पार्ट जहां पे पोलन ग्रेन बनेंगे इसको बोलते हैं एंथर। तो यहाँ पे देखो जो स्टेमन है वो एंथर और फिलामेंट का बना होता है। ठीक है, मैंने लिख रखा है स्टेमन एंथर प्लस फिलामेंट को बोलते हैं। जहां से ये एंथर, ये फिलामेंट जो थैलस से या ओवरी से जुड़ा होगा उस पॉइंट को बोल देंगे प्रोक्सिमल एंड। तो बायो में प्रोक्सिमल एंड होता है जहां से जुड़ा होता है, नजदीकी वाला एंड जो होता है उसको प्रोक्सिमल एंड बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि भाई ये एंथर जो है ना, ये एंथर दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं जिनमें दो टाइप के एंथर्स होंगे। ठीक है, एक यूनिलोब्ड फ्लावर, मतलब एक एंथर में एक ही लोब होगा, और यहाँ पे जो मैंने बनाया है इसमें दो लोब्स हैं, एक होगा बाइलोब्ड फ्लावर्स, बाइलोब्ड। तो आपकी बुक में जो है, सिलेबस में जो है वो बाइलोब्ड है, तो हम बाइलोब्ड के बारे में बात करेंगे। यूनिलोब्ड फ्लावर मतलब सिंगल लोब वाले एंथर। ठीक है, तो ये ऐसा हम देखेंगे कि भाई जो एंथर होता है वो ऐसे दो हिस्सों में बटा होता है। तो ये नीचे फिलामेंट है, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दो लोब्स में बटा होता है। ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं बाइलोब्ड। आई बात समझ में, तो इन्हीं को क्या बोला हमने, बाइलोब्ड फ्लावर्स। यहाँ पे एक बार एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है तो उसमें भी पहले देख लेते हैं। यूनिलोब्ड फ्लावर्स के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तो यूनिलोब्ड फ्लावर कौन कौन से बनाता है, हिबिस्कस जो है वो यूनिलोब्ड फ्लावर बनाता है। ठीक है, उसका एंथर जो होता है यूनिलोब्ड होता है, इसको मोनोथीसियस फ्लावर भी बोल देते हैं या मोनोथिकस फ्लावर भी बोल देते हैं। कॉटन जो है, कॉटन के जो फ्लावर होते हैं वो भी मोनोथिकस फ्लावर्स होते हैं या यूनिलोब्ड एंथर होता है उनमें भी।
और बायलोब्ड की बात करें तो रोज एंड लोटस, ये दो एग्जाम्पल है। अब हम एंथर के है ना स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो जरा, ये एंथर जो है अगर हम देखें, मैंने कहा कि वो बायलोब्ड होता है। वेट अ सेकेंड, हाँ यहाँ पे इसको चलो करा देता हूँ, डिलीट कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखो एंथर हमने देखा कि क्या होता है, ये बायलोब्ड होता है, ठीक है। तो ये मैंने एंथर बना दिया बायलोब्ड, ठीक है, ये बायलोब्ड एंथर बना दिया, और ये नीचे फिलामेंट से जुड़ा हुआ। लेकिन आप इस एंथर में देखिएगा, पहला लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, दो लोब्स हो गए। इसी में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे है ना एक और जॉइंट होता है, ये फर्दर, तो इसको बोलते हैं हम लाइन ऑफ डेहिसेंस, लाइन ऑफ डेहिसेंस। एक्चुअल में हम क्या देखेंगे, जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद इसकी जो बाहर की लेयर है वो सूख जाती है, तो लाइन ऑफ डेहिसेंस यहीं से क्या है, ये एंथर रप्चर हो जाएगा और यहाँ से पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे। तो ये जो लाइन ऑफ डेहिसेंस है ना, ये इस लोब को, एक लोब को दो हिस्सों में बांटती है। ये हो गया पहला हिस्सा, ये हो गया दूसरा हिस्सा, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऐसे ही दूसरे वाले को भी दो हिस्सों में बांटेगी, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये दो हिस्सों में बट गया, इन हिस्सों को बोलते हैं थीका। क्या बोला, थीका। अब दो हिस्सों में बढ़ गया तो इसीलिए इनको क्या बोलेंगे, डायथीकस, ठीक है। तो क्या हो गया, डायथीकस, मतलब डबल थीका है। तो हम ये देखेंगे कि एक एंथर में जो कि बायलोब्ड है, उसमें टोटल चार थीका होते हैं, 1 2 3 4। तो एक लोब में दो थीका होते हैं एक तरफ, ठीक है। तो ये हमने बेसिक बात करी थी, इससे आगे थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये मान लो ये हो गया आपका एंथर। इस एंथर को अगर मैं यहां से कट करके देखता हूं, मान लो मैंने कट कर दिया, ये ऊपर वाला पार्ट फेंक दिया, और मैं अब इसको ऊपर से देख रहा हूं, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहा हूं। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू हमें कैसे दिखाई देगा, हमें ऐसा दिखाई देगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ग्रूव आएगा जो मैं बनाना भूल गया। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहां से ये कनेक्टिव टिश्यू है, और यहीं से क्या है, फिलामेंट आ रही है, तो ये फिलामेंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो थीका है, ठीक है, ये वाली क्या होगी, ये होगी लाइन ऑफ डेहिसेंस, डेहिसेंस, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, ये दो लोब हो गए, ये एक लोब इस साइड हो गया, और एक ये राइट, एक हो गया लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड। तो ये दो लोब हो गए, एक इस साइड एक इस साइड हो गया। तो इस लोब में ये जो ग्रूव दिख रहा है, ठीक है, ये खाली जगह जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक्चुअल में पोलन ग्रेन्स होंगे। जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इनके अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे। तो ऐसे ग्रूव्स को, इस जगह को देखिएगा, हमने बायो में पढ़ा है पहले से भी, किंगडम फंजाई वाला जो चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था कि भाई जहां पे भी स्पोर्स इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स इकट्ठा होंगे, पोलन ग्रेन्स इकट्ठा होंगे, तो उसको सैक लाइक स्ट्रक्चर बोला जाता है, मतलब जहां पे इकट्ठा हो सकती हैं चीजें, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स इकट्ठा होंगे, तो इसको बोल देते हैं माइक्रोस्पोरेंशियम। वही माइक्रोस्पोर्स आगे चल के क्या बनने वाले हैं, आगे चल के वही माइक्रोस्पोर पोलन पोलन ग्रेन बनते हैं। तो इसका मतलब पोलन ग्रेन जहां इकट्ठा होते हैं उस जगह को बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो मैंने क्या बोला है कि माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, ये जगह है, ठीक है, ये खाली जगह। अब इस जगह के अंदर अलग अलग माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, तो वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस है, वो हम देखेंगे, ठीक है।
तो ये मैंने इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा है। अभी मैं इसी चीज को तुम्हें डायग्राम से भी दिखाता हूं। यहाँ पे देखो, ठीक है। चलो ये तो लेयर का डायग्राम है, इससे आगे वाला चलते हैं। ये वाला देखो, दिखाई दे रहा है? ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, और ये देखो ये वाली जो है, ये लाइन ऑफ डेहिसेंस है, ठीक है, लाइन ऑफ डेहिसेंस। यहाँ से रप्चर होगा, यहाँ से ये पोलन ग्रेन बाहर आएगा, तो ये पोलन ग्रेन बन चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये अलग अलग सैक, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब जहां पे कोई चीज हम कलेक्ट कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो इन्हीं को बोलते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आप एक बात देखोगे यहाँ पे कि एक एंथर में जो है ना, चार, जो बाइलोब्ड एंथर होगा उसमें क्या है, चार माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, अलग अलग माइक्रोस्पोरेंजियम, जहां पे माइक्रोस्पोर्स होंगे, ठीक है। तो अब ये जो प्रोसेस होता है, उसको पहले हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर को हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया लाइन ऑफ डेहिसेंस होती है, बट ये बना कैसे होता है, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैंने कहा कि चार माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होते हैं क्या, स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू कब होते हैं, ये स्पोरोजीनियस टिश्यू तब होते हैं जब एंथर यंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर, यहाँ पे हमें स्पोरोजीनियस टिश्यू मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चारों के अंदर स्पोरोजीनियस टिश्यू। लाइन ऑफ डेहिसेंस मैंने आपको पहले ही बता दी। यहाँ पे बीच में ग्रूव दिखाई देगा, जो कि कहलाता है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ये आगे हम देखेंगे डायग्राम में क्या कहलाता है ये, कनेक्टिव टिश्यू। अब इन्हीं कनेक्टिव टिश्यू से बाहर अगर हम दो तीन चीजें और देखें, तो बाहर जो है वो लेयर्स है, यहाँ पे कुछ लेयर्स होंगी, तो इन लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार लेयर होती है। पहली सबसे बाहर वाली लेयर, जिसको हम एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है, एपिडर्मिस, ठीक है। फिर सेकंड लेयर आएगी इसके अंदर वाली, जिसको हम एंडोथीशियम बोलेंगे, ठीक है, एंडोथीशियम। फिर इसके बाद थर्ड लेयर और आएगी, जिसको मिडिल लेयर्स बोलेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट लेयर आएगी टेपेटम। तो ये सारी चीजें हम देख रहे हैं आगे वाले टॉपिक में। यहाँ पे देखो, ये चार लेयर दिखा रखी है। सबसे पहली बाहर वाली, यही क्या है, दिस इज एपिडर्मिस। अब यहाँ पे देखना, जो डर्मिस होती है, डर्मिस का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने डर्मेटोलॉजिस्ट सुना होगा। तो डर्मिस का मतलब होता है स्किन, ठीक है। डर्मेटोलॉजिस्ट कौन हो गया फिर, जो कि स्पेशलिस्ट है, स्किन का स्पेशलिस्ट। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी क्या हो गई फिर, स्किन की स्टडी, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एपी क्यों लगाया है, बाहर वाली जो कवरिंग होती है, तो ये स्किन की बाहर वाली कवरिंग है एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर जो लेयर है उसको बोला एपिडर्मिस। देन ये आ जाओ सेकंड लेयर पर। सेकंड सेकंड लेयर को क्या बोला, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके बाद एक और ये वाली लेयर है, एंडोथीशियम के बाद ये वाली जो लेयर है, ये यहां से आगे ऐसे रन कर रही है। ये लेयर है क्या, मिडल लेयर। तो आप देखोगे यहाँ पे है ना, इन्होंने ये पार्ट जूम करके दिखा रखा है यहाँ पे, बाहर वाली ये लेयर। तो एपिडर्मिस के सेल्स होते हैं यहाँ पे, ये दिखा रखे हैं एपिडर्मिस के सेल्स। देन ये दूसरी लेयर दिखा रखी है, एंडोथीशियम की लेयर है। देन ये तीसरी लेयर दिखा रखी है, ये मिडल लेयर है, ठीक है। सो ये हो गए मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बाद एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ये वाली जो लेयर हम देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है टेपिटम। क्या बोला, टेपिटम लेयर, ठीक है। अब टेपिटम लेयर जो है यहाँ पे आपको ये दिखाई देगी, ठीक है। ये वाली लेयर जो है, इसमें इन्होंने देखो यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, इसलिए इसको शेड कर रखा है ये। तो ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये कौन सी लेयर है, ये है टेपिटम लेयर। अब टेपिटम लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताते हैं।
ठीक है। तो ये जो एपिडर्मिस है, जो सबसे बाहर वाली लेयर थी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का काम क्या होता है, बेसिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंथर को। ठीक है। तो एंथर को मतलब जो अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम है उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, एपिडर्मिस। तो बाहर वाली लेयर है। देन एंडोथीशियम, एंडोथीशियम लेयर जो होती है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंथर को। ठीक है। देन फिर आगे मिडल लेयर्स, मिडल लेयर है, मिडल लेयर भी क्या होती है, एंडोथीशियम की तरह स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। फिर हम देखते हैं चौथी लेयर, टेपिटम लेयर। अब टेपिटम लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। यहाँ पे देखो, टेपिटम लेयर के बाद यहाँ पे है ना अंदर, अंदर हम देखेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू है। अब कोई भी टिश्यू उसमें काफी सारे सेल्स होते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन से सेल्स होंगे, स्पोरोजीनियस सेल्स। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, स्पोरोजीनियस सेल्स। अब इन्हीं स्पोरोजीनियस सेल्स को तुम्हारी बुक में बाद में क्या बोला गया है, मेगास्पोर मदर, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या बोला गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ठीक है। इन स्पोरोजीनियस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, तो मैं इनको क्या बोल रहा हूं, इनको आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, इनको बोल सकते हो पोलन मदर सेल, या इनको बोल सकते हो स्पोरोजीनियस सेल्स, स्पोरोजीनियस सेल्स। तो मैंने भी क्या बोल दिया, स्पोरोजीनियस सेल। स्पोरोजीनियस टिश्यू के सेल से तो क्या होंगे, स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है। तो ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स हैं, पोलन मदर सेल्स हैं, यही क्या करेंगे, आगे चल के पोलन गेन्स बनाएंगे। अब पोलन गेन बनाने के लिए इनको करनी पड़ेगी एक प्रोसेस जो कि है गैमेटोजेनेसिस की, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए टेपेटम के जो सेल्स हैं यहाँ पे, ये टेपेटम के सेल्स इनको है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। किनको, मेगास्पोर मदर सेल्स को, सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को या पोलन मदर सेल्स को। ठीक है। तो स्पोरोजीनियस सेल्स जो हैं इनको क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए टेपेटम लेयर के जो सेल्स है ना, वो बहुत ज्यादा, उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये फूड मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखते हैं। दूसरी चीज हम इसमें ये और देखेंगे कि जो टेपिटम लेयर्स के सेल है ना, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। यहाँ पे सिंगल न्यूक्लिएटेड दिखा रखे हैं, लेकिन आप देखोगे कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है। टेपिटम लेयर्स के जो सेल्स हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक ही सेल में बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। और हमने ये देखा है कि जब भी किसी सेल में न्यूक्लियस ज्यादा होते हैं, तो ये कहा जाता है कि उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो भी ज्यादा है। तो इसका मतलब टेपिटम लेयर्स के जो सेल है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनकी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करनी होती है मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को। ठीक है, पोलन मदर सेल्स को। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब मल्टी न्यूक्लिएटेड होने की वजह से इनकी प्लोइडी पूछी जाती है कई बार कि इनकी प्लोइडी क्या होती है। ठीक है, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होगी या डिप्लॉइड होगी, ये प्लॉइडी होती है। तो यहाँ पे हम प्लॉइडी क्या कहेंगे, क्योंकि मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो इसको हम बोल देते हैं पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी मतलब एपिटम लेयर के जो सेल्स है उनको क्या बोलते हैं, उनकी जो प्लॉइडी होती है वो पॉलीप्लॉइडी होती है। तो अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जो ये स्पोरोजीनियस टिश्यू दिखा रखा है यहाँ पे, स्पोरोजीनियस टिश्यू दिखाया यहाँ पे, फिर इन्होंने क्या कर दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल दिखा दिया या पोलन मदर सेल। तो अभी इसी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे कि स्पोरोजीनियस टिश्यू से, स्पोरोजीनियस सेल से कैसे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और कैसे पोलन किरण बनेंगे। ठीक है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट था, इनके फंक्शंस इंपॉर्टेंट थे। एपिडर्मिस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंडोथीशियम का और मिडल लेयर का फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना। देन टेपिटम लेयर का फंक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है। फंक्शन क्या प्रोवाइड, फंक्शन क्या करती है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो पोलन मदर सेल्स हैं, जो स्पोरोजीनियस के सेल्स हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये गैमेटोजेनेसिस है, समझ गए होंगे आप, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है।
ये गैमेटोजेनेसिस है इन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर्स। तो इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोजियम में जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं उसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले हमने ये देखा था कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, हमने 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखे। माइक्रोस्पोरेंजियम देखो, इससे पहले आपने और भी जगह देखा होगा बायो में, कहीं पे भी पीछे GIUM लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्पोर्स को रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को रखा जाएगा, माइक्रोस्पोर्स को रखा जाएगा, कलेक्ट होते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स कहाँ कलेक्ट होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम में, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरेंजियम में कलेक्ट होते हैं। तो मैंने क्या कहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यू। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू का क्या मतलब है कि यहाँ पे काफी सारे स्पोरोजीनियस सेल्स होंगे। इन्हीं स्पोरोजीनियस सेल्स को हमने क्या बोल दिया? पोलन मदर सेल्स भी बोल दिया, पोलन मदर सेल्स भी बोल दिया। और इन्हीं पोलन मदर सेल्स को हम एक और नाम से जानते हैं, डेट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC। तो MMC काफी कंफ्यूजिंग है क्योंकि मैं खुद भी कई बार बीच में मेगा स्पोर मदर सेल बोल गया, ठीक है। तो MMC हम गाइनोजियम के लिए याद रखेंगे जब फीमेल पार्ट पढ़ेंगे फ्लावर का, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलन मदर सेल या स्पोरोजीनियस सेल, कोई भी नाम इनका हो सकता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर काफी सारे क्या होंगे? बहुत सारे स्पोरोजीनियस सेल्स होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्पोरोजीनियस सेल, तो अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मान लो ये एक है स्पोरोजीनियस सेल, ठीक है, स्पोरोजीनियस सेल। अब ये जो स्पोरोजीनियस सेल है, सबसे पहले ये करेगा मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है? माइक्रोस्पोर्स बनाता है। अब मियोसिस, मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन होती है जिसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल की जो यहाँ पे प्लोइडी होगी वो होती है डिप्लोइड, मतलब डबल पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो मियोसिस होने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे इसी सेल में। तो हम ये देखेंगे, एक सेल ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया, तो 4 सेल्स बन गए यहाँ पे। तो इसको गोल बनाना चाहो तो गोल बना दो, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ना करके इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो अब ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4, ये एक जो स्पोरोजीनियस सेल है वो जैसे ही मियोसिस होगा, एक बार मियोसिस हुआ है, ये किस में बट गया है? ये 4 हिस्सों में बट गया है, ठीक है। 4 सेल्स बन गए हैं। इन सेल्स को अब बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर्स, और क्योंकि ये एक साथ जुड़े हुए हैं तो इनको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहां से ये प्रोसेस जो हुआ है, स्पोरोजीनियस सेल मेगास्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बन गए हैं, जो माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोला? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि ये अभी भी 7 चिपके हुए हैं, अलग अलग नहीं हुए, ठीक है। फर्दर ये क्या होंगे? फर्दर ये अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। चारों सेल ये अलग अलग हो गए और अब ये 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए। 4 अलग अलग माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद ये मैच्योर होंगे और पोलन ग्रेन में बनेंगे। कैसे? देखो यहाँ पे इस एक सेल में माइटोसिस होती है अब, ठीक है। तो ये जो चारों माइक्रोस्पोर्स बने हैं, इन चारों माइक्रोस्पोर्स में माइटोसिस होगी। माइटोसिस होगी तो ये 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएंगे। एक हिस्सा इनका कहलाएगा वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरा डिवाइड हुआ है उसको बोलते हैं हम जनरेटिव सेल। ये जब प्रोसेस होता है, इसी के साथ साथ 2-3 प्रोसेस और होंगे कि भाई बाहर है ना इसके, इन्हीं सेल्स के माइक्रोस्पोर्स
के बाहर एक लेयर बननी शुरू हो जाती है जिसको बोलते हैं इंटाइन लेयर। क्या बोला? इंटाइन। फिर इसके बाहर एक और लेयर आएगी ऐसी सी। तो ये कौन सी लेयर है? ये है एक्साइन लेयर। अब जब ये एक्साइन इंटाइन आ गई और ये दो सेल्स में डिवाइड हो गया, तो ये क्या बन गया है? अब ये बन गया है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट चीज देखोगे कि पोलन ग्रेन बनने के लिए जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पोलन मदर सेल है या स्पोरोजिनियस सेल है, उसने एक बार मियोसिस किया। मियोसिस करने के बाद हमें चार क्या मिले हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड मिले हैं। ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड डिवाइड होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद एक बार माइटोसिस करेंगे, डिवाइड होंगे। डिवाइड होंगे तो एक सेल वेजिटेटिव सेल कहलाएगा, एक सेल जनरेटिव सेल कहलाएगा। साथ के साथ इसमें बाहर एक इंटाइन लेयर आ जाएगी और एक आ जाएगी एक्साइन लेयर। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, इसको अब हम बोलेंगे पोलन ग्रेन। तो एक स्पोरोजीनियस सेल ने चार पोलन ग्रेन बनाए हैं। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू था माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजीनियस सेल्स थे। तो वो क्या बनाएंगे? जितने भी होंगे स्पोरोजीनियस सेल्स, उससे चार गुना ज्यादा पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्लॉइडी और देखिएगा। यहाँ पे जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स था वो डिप्लॉइड था। म्योसिस होने के बाद आपको पता है माइक्रोस्पोर टेट्राड हैप्लॉइड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखना कि कभी भी कोई सेल जब हैप्लॉइड होता है तो उसमें कभी भी दोबारा से म्योसिस नहीं हो सकती, हमेशा वो माइटोसिस ही दिखाई दिखाई देगा। ठीक है, मतलब हमेशा माइटोसिस ही कर सकता है, मियोसिस कभी नहीं कर सकता हैप्लॉइड होने के बाद कोई भी सेल। तो यहाँ पे चार माइक्रोस्पोर्स जो हैं, इन सब की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड होने के बाद फिर से माइटोसिस हुआ। माइटोसिस होने के बाद जो वेजिटेटिव सेल बना है और जो जनरेटिव सेल बना है, इनकी भी प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी। आई बात समझ में? तो पोलन ग्रेन बन गया है यहाँ पे। अब पोलन ग्रेन के बारे में देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने बता दिया था कि कैसे डेहिसेंस होता है। यहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, सो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये जब मैच्योर हो जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे, तो यहाँ से लाइन ऑफ डेहिसेंस जो है वो रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी और ये पोलन ग्रेन बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीज मैं पहले बता के आ चुका हूँ। हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब मैं पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था आपको। पोलन ग्रेन, अब मैंने क्या कहा कि भाई जो पोलन ग्रेन है वो कब बन जाएगा? जब माइक्रोस्पोर डिवाइड हो जाएगा दो सेल्स में, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल, और इसके बाहर एक लेयर बन जाएगी, डेट इज, उस लेयर को बोलेंगे इंटाइन लेयर। ठीक है, ये बनी है इंटाइन। और ये जो इंटाइन होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट पे, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसकी बनी होती है ये बनी होती है सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की। और इंटाइन के बाहर एक और लेयर बनती है। ठीक है, ये, तो ये जो लेयर बनी है, इस लेयर को हम बोल रहे हैं एक्साइन लेयर। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। तो स्पोरोपोलेनिन एक सब्सटेंस है, एक केमिकल कंपाउंड है जो कि सिर्फ प्लांट्स बनाते हैं। और ये काफी हाईली रेजिस्टिव, मतलब काफी टफ होता है स्पोरोपोलेनिन जो होता है। ठीक है, कैसे टफ होता है? मतलब स्पोरोपोलेनिन आप एसिड डालोगे तब भी स्पोरोपोलेनिन नहीं डिजनरेट होगी। आप अल्कली डालोगे, मतलब बेस डालोगे, तब भी ये डिजनरेट नहीं होगी। अगर आप हीट टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हो, ज्यादा हीट दे रहे हो, तब भी ये स्पोरोपोलेनिन पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो स्पोरोपोलेनिन इज वेरी हाईली रेजिस्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो काफी स्ट्रोंग होता है ये, प्लांट्स ने बनाया है। ठीक है, तो एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। यहीं पे हम देखेंगे कि स्पोरोपोलेनिन है ना, कहीं कहीं
बीच में एब्सेंट होती है और ये इंटाइन लेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। तो जहां पे ये एब्सेंट होती है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो जहां पे ये एब्सेंट होती है इस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। एक्चुअल में जब पोलिनेशन होगा, जब ये पोलन ग्रेन जाके टच होगा स्टिग्मा पे, तो यहीं से वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल निकलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो वेजिटेटिव सेल है यहाँ पे, ठीक है, वेजिटेटिव सेल बड़ा वाला सेल होता है और जो जनरेटिव सेल है वो छोटे वाला सेल होता है। और जनरेटिव सेल जो है वो वेजिटेटिव सेल के अंदर तैरता रहता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। हालांकि एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो जनरेटिव सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिएगा। तो जो जनरेटिव सेल है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज्यादा डेंस होता है, किससे? वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है? वेजिटेटिव सेल का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? जनरेटिव सेल को। सिर्फ नरिशमेंट नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इसके अलावा ये पोलन ट्यूब भी बनाएगा। तो पोलन ट्यूब जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पोलिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि पोलन ट्यूब भी बनाते हैं। तो दो काम हो गए इसके। वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगा, रास्ता दिखाएगा मेल गैमेट्स को। दूसरा, ये फूड मटेरियल, रिजर्व मटेरियल स्टोर करके रखता है, फूड रिजर्व करके स्टोर करके रखता है ताकि वो जनरेटिव सेल को दे सके, ठीक है। तो जनरेटिव सेल की नरिशमेंट का ध्यान कौन रखेगा? वेजिटेटिव सेल। अब इसको, पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं टू सेल्ड स्टेज, क्योंकि दो सेल हैं एक पोलन ग्रेन में। तो 60% ऑफ द प्लांट इसी स्टेज पे अपने पोलन ग्रेन्स को शेड कर देते हैं, ठीक है, हवा में छोड़ देंगे, ठीक है, शेड कर देंगे। लेकिन 40% ऑफ द प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या होगा कि एक बार और माइटोसिस हो जाएगा। कैसे? ये वेजिटेटिव सेल था और ये जनरेटिव सेल था, तो इस जनरेटिव सेल में एक बार और माइटोसिस हो जाता है। एक बार और माइटोसिस हो जाएगा तो जनरेटिव सेल दोबारा से दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये दो हिस्सों में बंटने के बाद जनरेटिव सेल, इनको बोलते हैं हम मेल गैमेट्स। तो अब दो मेल गैमेट्स हो गए और एक वेजिटेटिव सेल हो गया पोलन ग्रेन के अंदर, ठीक है, दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। तो 40% ऑफ प्लांट क्या करते हैं? पोलन ग्रेन को थ्री सेल्ड स्टेज, इसको क्या बोले, तीन सेल हो गए ना, तो क्या बोल दिया? थ्री सेल्ड स्टेज। तो 40% ऑफ द प्लांट थ्री सेल्ड स्टेज में अपना पोलन ग्रेन शेड करते हैं, 60% ऑफ द प्लांट टू सेल्ड स्टेज में करते हैं। तो यहां पे भी जनरेटिव सेल जो है माइटोसिस करेगा, लेकिन बाद में करेगा जब पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम जब पोलिनेशन पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो यहां तक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का आपका प्रोसेस। ये मैंने पूरा आपको एंथर वगैरह के बारे में सारा बता दिया है। एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी बता दिया। एंथर में माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, ठीक है, और माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वहां से पोलन ग्रेन कैसे बनते हैं वो भी मैंने बता दिया है कि माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, उसके बारे में एक बार फिर बता देता हूं। अभी तक यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट था कि सबसे पहले पोलन मदर सेल से मियोसिस हुई है। तो एक बार मियोसिस हुई, ठीक है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गए। क्या बने? माइक्रोस्पोर टेट्राड, चार सेल्स बन गए थे ये चार सेल बन गए। फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद एक बार और माइटोसिस होगी। तो एक बार और माइटोसिस होगी तो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में बदल गए थे ये, और किस में बन गए थे? पोलन ग्रेन में बन गए थे। तो क्या बन गए थे? पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गए थे। अब जनरेटिव सेल में ये हर सेल हर प्लांट्स में होगा, चाहे टू सेल्ड स्टेज में करे या थ्री सेल्ड स्टेज में करे पोलन ग्रेन को शेड, ठीक है। आगे चल के ये जो जनरेटिव सेल है, ये वाला जनरेटिव सेल, इसमें फिर से एक बार और माइटोसिस होगी। अब जब ये माइटोसिस होगी तब ये मेल गैमेट बनेंगे। तो हर प्लांट में दो मेल गैमेट बनते हैं, मतलब
हर पोलन ग्रेन से, हर जनरेटिव सेल से 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, और ये दोनों ही मेल गैमेट जरूरी है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। तो आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि ये दोनों मेल गैमेट्स क्यों जरूरी है। तो अब आप देखिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में एक बार मियोसिस हो रही है, एक बार मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, तो यहां से यहाँ ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 2 बार माइटोसिस हो रही है, एक बार मियोसिस, 2 बार माइटोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में देखेंगे, मतलब गाइनोशियम के बारे में देखेंगे।